हरिओम। ध्यान, आसन और अभिव्यक्ति, इनका शुरू से हम लोग प्रयोग करते आए हैं। एक समय था जब ध्यान की पराकाष्ठा में ऋषियों ने साक्षात्कार किया ज्ञान का, तथ्यों का, सत्य का, और उसके बाद उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति पहले श्रुति और स्मृति के रूप में चलती रही। लिपि का तब इतना प्रचार नहीं था, कहना सुनना हो जाता था। गुरु जी ने जो अनुभूति में पाया, जो ऋषियों ने साक्षात्कार किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने शिष्यगणों में। इसीलिए सबसे पहला स्थान श्रुति और स्मृति का, वो अब भी है। एक बार को पुस्तकें फेल हो सकती हैं, लेकिन जो गुरुपदिष्ट मार्ग है वो फेल नहीं होता है। कम पढ़े लिखे और अनपढ़, जो हमारे अनुभूत विभूतियां हैं, जिन्होंने अनुभूति में ले लिया है चीजों को, वो आज भी जो कहते हैं वो ज्ञान है, जो ट्रांसमिट करते हैं वो ज्ञान है, और वो ज्ञान फिर अनुभव की कसौटी पर कस करके लोग पुस्तकों में जगह देते रहते हैं उसको। धीरे धीरे विकास हुआ तो हमारे पास अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कलम दवात आ गई, और इतने बढ़िया बढ़िया कलम हमने देखे, क्योंकि वही अभिव्यक्ति की यानी लिपि को लिखने की एक शक्ति थी हमारे पास। कभी शाही के पंख जो गिर जाते थे, बहुत मजबूत होते थे, उनसे बनाई जाती थी कलम। हम जब पढ़ते थे तो हम बोरे की कलम से लिखा करते थे। और इसी चीज को जोड़े रखने के लिए, यानी ध्यान को, आसन को और अभिव्यक्ति को तारतम्य में बनाए रखने के लिए लेखन बहुत महत्वपूर्ण चीज रही। हम लोग रेत की ट्रे में यानी रेत पर लिखते थे। कोई शरारती बच्चा तो उससे गर्म रेत पे लिखवाया जाता था, ठंडे रेत पे लिखवाया जाता था। अनकंफर्टेबल होगा तो वो चीज़ याद रहेगी। पीड़ा से सीखी हो या बहुत ज़्यादा मस्ती में सीखी हो, दोनों चीज़ें याद रहती हैं। तो ये एक तरीका होता था, स्लेट पे लिखना, तख्ती पे लिखना। और उसमें भी गुरु लोग इतना सहयोग करते थे कि पूर्णे बना देते थे और उनके ऊपर हम लोग लिखते थे। फिर उसके बाद वो पूर्णे भी हटा दिए गए, केवल लाइन रह गई, तब हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। आज भी बच्चों को सिखाया जाता रहा कि भाई कर्सिव राइटिंग लिखिए, और कापी पेन आ गया उसके बाद में। उससे भी पहले होल्डर एक होता था, फिर पेन आया, और यानी यूं करते करते हम विकास की तरफ चलते चले गए। लेकिन विकास की दौड़ में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खोया भी है। कलम से लिखने का जो अभ्यास था, उसके कितने फायदे थे कि हमारे विचार, स्मृति और अभिव्यक्ति, इन तीनों का एक बहुत प्यारी रिदम बनी रहती थी। जितनी देर तक हम कुछ लिखते, जितनी देर तक हम किसी के बारे में लिखते, जितनी देर तक हम किसी को पत्र लिखते, उतनी देर तक उस विषय का, उस व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, और फिर हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका चिंतन बना रहता था। और धारा प्रवाह चिंतन होता था। जितना धारा प्रवाह चिंतन किसी व्यक्ति का होगा, उतनी ही धारा प्रवाह अभिव्यक्ति भी होगी। जितना स्थिर होकर के, ठहराव में आकर के हम लिखेंगे, उतना ही हमारा जो लेखन है, हैंड राइटिंग, वो बोल देगा कि ये निश्चिंत भाव में लिखा हुआ लेख है, ये जल्दबाजी में लिखा हुआ लेख है, ये जबरदस्ती से लिखा हुआ लेख है। सब लेखन बोल देता था। और उसमें क्योंकि मैंने कहा कि हम चिंतन, भाव और अभिव्यक्ति, इनको जोड़ करके चलते थे, तो वो संग्रहणीय होता था। आज जितने ग्रंथ आपके पास संग्रहणीय हैं, वेद हों, उपनिषद हों, पंचतंत्र हों, मानस हों, षड दर्शन हों, और उसकी तो बात छोड़ो, तो बहुत ज्यादा ऊंची चीज है। हम अपने जीवन में देखें ना,
कि जो पत्र आज भी जब मुझे 50 साल पुराने कोई साधक पत्र लिख भेजते हैं कि ये गुरुजी ने ये पोस्ट कार्ड हमें भेजा था, ये याद दिलाने के लिए कि मैं उनको हृदयंगम किए हुए हूँ या नहीं, या मेरे बच्चे मेरे पास मुझे दिखाते हैं कि पोस्ट कार्ड कभी हमारे पास भेजा करते थे, या ऐसी अनेक संस्थाएं और ऐसे अनेक समागम भारत में, भारत से बाहर, यहाँ तक कि मुझे पिछले दिनों आश्चर्य हुआ कि जापान से मेरे पास मेरी एक हस्तलिखित जो वहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर कभी मैंने लिखा होगा तो उन्होंने उसकी फ़ोटो करके मुझे भेजी कि ये आपके द्वारा हाथ से हमारे यहाँ लिखा गया था। मैं अपने जीवन में बताऊँ ना, बहुत से ऐसे पत्र जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्हें मैं मतलब एक बहुत उत्कृष्ट कोटि का संत और चिंतक के रूप में देखता था कि इतना सब कुछ होते हुए भी अपरिग्रह की बड़ी सुंदर मिसाल थे वो। तो मुझे वो पत्र भेजते, हस्तलिखित, यानी एक भारत का प्रधानमंत्री हाथ से पोस्ट कार्ड पर सीमित शब्दों में एक चिट्ठी मुझे लिख करके भेजता, तो वो मेरे लिए संग्रहणीय है। और ऐसे ही आज हम कहाँ आ गए कि हमारा अपना चिंतन खत्म हो गया। चिंतन खत्म हो गया इसलिए अभिव्यक्ति किस बात की करें, केवल किसी के प्रति कुछ क्या बोलते हैं लोग, है ना, फैचुएशन क्या कह देते हैं, आकर्षण, या हम किसी के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं तो उसके लिए सोचते हैं कोई हमारे मन की बात को कह दे, क्योंकि हमारे अंदर तो सिर्फ आकर्षण है, वासना है, हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन कोई ऐसा रिश्ते का गहरापन नहीं है जिसके अंदर हम कोई साहित्य रच सकें। तो उसके लिए हम दूसरे की पंक्तियाँ चुराते हैं या उधार लेते हैं, बोरो कर लेते हैं और फिर वो उसके पास भेज देते हैं। वो भी सोचता है कि शायद इसकी बात होगी और फिर ये फॉरवर्डेड मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। चिंतन की धारा, कलात्मकता जो हमारे चिंतन में थी उसकी अपने हाथ के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा, अपनी तूलिका के द्वारा, अपने ब्रश के द्वारा अभिव्यक्ति वो खत्म हो गई। ये मानवता का बहुत बड़ा ह्रास है। आज कई बार जब मैं अपने डेस्क पर बैठ करके अपने कलम से, अपने दवात से लिखता हूँ तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि आप अभी भी ऐसे इन चीज़ों का प्रयोग करते हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं अपने चिंतन को प्रखर बनाए रखना चाहता हूँ, मैं अपनी एकाग्रता को खोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भावात्मक रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। और बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपने आप को अपने साधकों पर, आने वाली पीढ़ियों पर उंडेलना चाहता हूँ। तो वो कंप्यूटराइज राइटिंग से कभी नहीं आ सकता। वहाँ पर ये तो हो सकता है कि हमने कुछ शब्द बोले, उनको झट से, अब तो बोल करके कंप्यूटर लिख देता है, अब तो उंगलियों से कुछ टाइपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रही। मोबाइल के ऊपर आप उंगलियों से कभी लिखते थे, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। आप बोलें, वो लिख देगा, थोड़ा बहुत गलत सलत भी लिख सकता है, लेकिन हाँ ठीक बिल्कुल बोलोगे तो बिल्कुल ठीक भी लिख देगा। लेकिन आपका हाथ का, आपकी कलम का, यानी ख़ास तौर से आपके अंगूठे, आपकी तर्जनी और आपकी मध्यमा, इन तीनों का रिश्ता तो बिल्कुल गड़बड़ा गया। हमारे अंगूठों के भी, अंगूठे और मध्यम तर्जनी, यानी ये जो अंगुष्ठ है और ये तर्जनी है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इसके ऊपर कुछ टिकापन या इसके ऊपर कुछ रखापन का एहसास वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे रोग पैदा होने लगे शरीर के अंदर जो कि इस प्रक्रिया को करने से नहीं होते थे। हमारी, जिसको हम कहते हैं ऐंठन, कि हमारे जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, उनके अंदर बड़ी आसानी से ऐंठन आने लगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, ये गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके जो हमारे कम्युनिकेटिंग नर्व्स थी, जिनसे संवाद होता था, जिनसे अभिव्यक्ति होती थी, वो सुप्तावस्था में चली गई हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं और उनकी तरफ तो रक्त का संचार भी नहीं होता, क्योंकि हमारे हाथ भी या तो ऐसे रहते हैं स्टीयरिंग पर या ऐसे रहते हैं टेबल के ऊपर। बाकी उनकी जो लटकी हुई अवस्था थी, उनकी जो कुछ चीज़ को उठाने की अवस्था थी, उनकी जो एक्सरसाइज करने की अवस्था थी,
उनकी जो कलाकार की तूलिका के माध्यम से, या हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट जिसमें हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसमें हम तकली चलाते थे, जिसमें हम घर में कुछ काम करते थे, जिसमें हम कुछ सामान उठाने रखने का काम करते थे, वो हमारे अंग सारे सो गए हैं। हमने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया है और सच्ची मायने में हमने अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। इसका पता है कब चलता है? इसका पता तब चलता है जब हमें एक निश्चित आयु के बाद मेमोरी लॉस होता है, फोकस लॉस होता है, स्मृति का लॉस होता है, यानी हमारी स्मृति क्षीण होने लगती है। और तो और हमारी जो बुद्धि क्षमता है, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति पा लेते हैं, क्योंकि मन की अभिव्यक्ति बुद्धि के माध्यम से कलाकार के कागज पर या कनवास पर जो हो रही थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो इनका जो आपस में कोरिलेशन है, तारतम्य है, वो टूट जाता है। हर चीज का इलाज कसरत नहीं है, हर चीज का इलाज योगाभ्यास है। और योगाभ्यास में जो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में भी अध्ययन और अपने अंदर उसकी जुगाली करके, जिसको हम कहते हैं मनन करके, उस तभी तो मननात मनुष्य है। मनन के कारण ही हमें मनुष्य कहा जाता है। मनन के बाद फिर उसको हम अभिव्यक्त करें, वो लेखन के माध्यम से, वो चित्र के माध्यम से, वो हस्तशिल्प के माध्यम से, कला के माध्यम से। वो एक बहुत अच्छा तरीका होता था। पिछले दिनों बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। मैं चाइना में था, तो वहाँ के जो चाइना के, मुझे तो नाम थोड़ा वहाँ अटपटे से हैं, उनके एक राष्ट्रीय कलाकार, जैसे हमारे यहाँ भारत में राष्ट्र स्तर के बहुत अच्छे तूलिका चलाने वाले लोग रहे हैं, तो ऐसे ही वहाँ के थे। और वहाँ में जब वहाँ पर ग्लोबल योगा एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि देश नज़दीक आएँ, तो वहाँ के कलाकार में हेड होने के नाते उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी चित्र बना दें। तो लोगों को सबको लगा कि गुरुजी ये काम तो करते ही नहीं है, वो तो योग पर संबोधन करेंगे या टेक्निक समझाएंगे, स्किल बताएंगे, ये नहीं करते। लेकिन वो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। और 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर 3 चित्र बनाने थे, और वहाँ पर कनवास के ऊपर मैंने कूंची थामी और वो चित्र बना करके दिखाया। बहुत खुशी हुई लोगों को। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि वो योग का हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे आज इस संवाद के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप भ्रामरी प्राणायाम करें, जहाँ आप षणमुखी मुद्रा करें, ये भारत योग की वीडियोस में बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। जहाँ पर आप महावेद मुद्रा का अभ्यास करें, या आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन का अभ्यास करें, वहाँ आप उसको टेस्ट करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सिद्धांतों का इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अप्लाई नहीं होता तो उसको ऐसे समझिए जैसे कि एनर्जी अनयूटिलाइज्ड इज सिंपली अ वेस्ट, इज सिंपली अ बर्डन, वो एक बोझ बन जाती है। तो ऐसे ही आपके पास भले ही कंप्यूटर हो, आपके भले ही मोबाइल हो, भले ही आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई हो कि आपको लिखना भी ना पड़े, आप बोल दें और लिखा जाए, स्वयं लिखा जाए। इतने के बाद भी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं, अगर आप मेंटली अलर्ट रहना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अभिव्यक्ति करने की क्षमता को खोना नहीं चाहते हैं, तो जैसे बोलने की अभिव्यक्ति है, कला है, ऐसे ही लेखन की, चित्रांकन की और हैंडीक्राफ्ट जिनको हम बोलते हैं, जिनसे हम अपनी सोच के स्तर की अभिव्यक्ति अपनी कृतियों के माध्यम से, हम नहीं रहें तब भी वो चीज़ें रहेंगी, तो उस तरह से हम दे सकते हैं, तो उसको ज़रूर दीजिएगा। आपसे हो सकता है हैंड राइटिंग बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं, एकदम हाथ कोऑपरेट ना करें। आप लिखेंगे, मुझे पक्का पता है कि वो एक पैराग्राफ भी अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा उतना लाइन में नहीं होगा, उतना सटीक नहीं होगा, यहाँ तक कि हाथ भी आपको यूँ करना पड़ सकता है, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो भी आप लिखिए,
हाथ का से के द्वारा लिखा जाना आपकी बुद्धि को प्रखर बनाए रखने के लिए, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता को बनाए रखने के लिए, और जो ऐंठन आपके मांसपेशियों में होने लगती है या हो जाती है, या जो वैक्यूम आपके सोच में अचानक चला जाता है, खालीपन आ जाता है और आप ये नहीं सोच पाते कि मेरे साथ हो क्या गया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको मिलेगा एक इतना सुंदर व्यक्तित्व जिसमें आप एक सधे हुए व्यक्ति के रूप में, एक अच्छी याददाश्त वाले व्यक्ति के रूप में, एक आत्मनियंत्रित साधक के रूप में, एक बहुत अच्छे रचनाकार के रूप में, एक बहुत अच्छे चित्रकार के रूप में, एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की शक्ति आपकी असली शक्ति है, चिंतन की शक्ति आपकी असली शक्ति है। और जब ऐसा थोड़ा निरंतर होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपका कितना ध्यान बढ़ गया है और जो आप लिखेंगे वो कितना संग्रहणीय होता जा रहा है। वो एक अच्छी खासी पुस्तक कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ ये न सोचें कि ये लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, या मैं लेफ्ट हैंडर बनूं या राइट हैंडर बनूं। सच्चाई तो ये है कि हमें बोथ हैंडर होना चाहिए। मैं जाने पहचाने रूप में एक लेफ्ट हैंडर हूँ, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिव ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव है। कैलकुलेटिव ब्रेन जो मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो उतना एक्टिव नहीं है, इसलिए राइट हैंड मेरा पैसिव हैंड माना जाता है। लेकिन उतने के बाद भी मैं इन दोनों का इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए, इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, मैं लेखन का काम हो, खेल में कुछ उठाने रखने का फेंकने का काम हो, एक्सरसाइजेज हो, उन दोनों को मैं दोनों हाथों से बराबर करता हूँ। मैं बाएं हाथ से, जहाँ लोग मानते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, वहाँ मैं दाहिने हाथ से लिखने में भी पीछे नहीं रहता हूँ। अपने दाहिने हाथ से भी अभ्यास किया, बाएं से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, लेकिन हाँ, मेरे अनुभव को तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि वो फॉलो करना, उसको अपनाना, उसको अच्छे और गलत के आधार पर कसौटी पर कस के आगे हस्तांतरित करना, ये आपका अधिकार है। तो आइए हम हैंड राइटिंग के माध्यम से, हम हाथ की अभिव्यक्ति के माध्यम से, आज तो बच्चों को कलम पकड़ना नहीं आता, यज्ञ सिखाते हैं तो उन्हें चम्मच को भी वो ऐसे पकड़ते हैं। किचन में जो काम करती थी हमारी माताएं, वो जो पकड़ती थी चम्मच, वो भी पकड़ना भूल गई। हम जो यज्ञ की शुरुआत है, यानी आहुति देने के लिए संविधा उसको पकड़ना है, उसको हम भूल गए। तो हमें बताना पड़ता है कि कलम की तरह से पकड़िए। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करते समय अपने जो चाकू है ना, सीजर है, उसको पकड़ता है, चाकू को उस तरीके से पकड़िए, तो उन्हें पता ही नहीं वो तरीका कौन सा है। तो यहाँ तक अगर हम अपने आप को भुला रहे हैं और किराए के विचारों से, किराए के भावों से अपनी अभिव्यक्ति करने का धोखा अपने अंदर पाल रहे हैं, उससे बचिए। साधक पारदर्शी होता है, साधक जिज्ञासु होता है, साधक की अपनी मौलिकता होती है, इसलिए साधक की अपनी खनक होती है।